हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का जो अभ्यास है, जो जितने प्रश्न हैं, ठीक है, उन सभी को सॉल्व करना सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूँगा और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन है एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें इतना ग्राम बोरान और इतना ग्राम ऑक्सीजन उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भरात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक यौगिक बनाया गया, ठीक है, यौगिक बनाया गया कितने ग्राम का, 0.24 ग्राम का एक यौगिक बना। इसमें क्या क्या मिला गया था, इसमें मिलाया गया था O2, ऑक्सीजन और हम बोरान लिख देते हैं, ठीक है, बोरान। यानी इसमें दो चीज़ों को आपस में मिला करके एक हमारा यौगिक तैयार किया गया था। यौगिक क्या तैयार किया गया था, यौगिक तैयार किया गया था, ठीक है। तो हमें ये बताना है, जब इस यौगिक का मान लीजिए, इस यौगिक का हम यहाँ पे ला करके इसका जब हम परीक्षण करते हैं ना, जब इसका हम परीक्षण करें या विश्लेषण करते हैं तो हमें ये पाया गया कि इस यौगिक में जो बोरान का जो मात्रा था ना, बोरान का मात्रा कितना था, 0.096 ग्राम था, ठीक। और ऑक्सीजन का जो मात्रा था O2 का, वो कितना था, वो था 0.144 ग्राम, ठीक है। ये दोनों पाया गया। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है, इसका और इसका प्रतिशत निकालना है। तो एक प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोरान का, अगर हमको प्रतिशत चाहिए तो बोरान का प्रतिशत चाहिए, तो कितना ग्राम बोरान पाया गया, 0.096 ग्राम बोरान पाया गया। और टोटल यौगिक की मात्रा कितना था, 0.24 ग्राम। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये बोरान का प्रतिशत निकल जाएगा। अगर आपको O2 का प्रतिशत निकालना है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना मात्रा पाया गया विश्लेषण के दौरान, 0.144 ग्राम पाया गया। और टोटल कितना यौगिक की मात्रा कितनी थी, 0.24 ग्राम थी। यानी इतना ग्राम में से इतना ऑक्सीजन पाया गया। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करके हमें ऑक्सीजन का क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है और बोरान युक्त यौगिक बनाए गए, यानी कि ऑक्सीजन और बोरान को मिला करके एक यौगिक बनाया गया और इसका मात्रा कितना था, 0.24 ग्राम था, ठीक है। और इसका विश्लेषण किया गया तो उसमें क्या क्या निकला, 0.096 ग्राम बोरान निकला, 0.14 ग्राम ऑक्सीजन निकला। उस यौगिक के प्रतिशत का हमें संगठन का भरात्मक रूप से परिकलन करना है। तो आपको प्रतिशत ज्ञात करना है कि बोरान की मात्रा कितनी है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको सॉल्व करूँगा। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं अच्छे से यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे दिया क्या था, दिया गया दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए, कंपाउंड की कुल मात्रा यानी यौगिक की कुल मात्रा हम यहाँ पे लिख देते हैं, यौगिक की कुल मात्रा, ठीक है। देखिए, हिंदी पर मत जाइएगा, ठीक है, मात्रा गलत हो सकती है, आप समझिए पहले। 0.24 ग्राम, ठीक है, यानी यौगिक की मात्रा कुल कितना है, 0.2 ग्राम है। अब बोरान की मात्रा कितनी है, बोरान बोरान की मात्रा बोरान की मात्रा तो बोरान की मात्रा कितनी थी, तो यहाँ पे बताइए, देख कर बताइए। बोरान की मात्रा 0.096 ग्राम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.096 ग्राम बोरान की मात्रा। और O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, 0.144 ग्राम, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें एक स्टेप में क्या निकालना है, हमें एक बार में निकालना है किसका, बोरान का प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बोरान का प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे बोरान का प्रतिशत, ठीक है।
प्रतिशत, बोरान का प्रतिशत। तो बोरान का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि टोटल यौगिक की मात्रा कितना है। तो टोटल यौगिक की मात्रा है 0.24 ग्राम, ठीक है। और बोरान की मात्रा कितना है, देखिए यहाँ पे बोरान की मात्रा ये है, इतना में से 0.096 ग्राम बोरान की मात्रा है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए इसको मैं पहले भिन्न में बदलूंगा। किसमें बदलूंगा, भिन्न में। देखिए 0.096 को भिन्न में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना 96 लिखिए और बट्टा लगाइए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार है ना, तो आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे 3 जीरो नीचे लिख देंगे, तो ये आपका भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम 0.24 को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे आप, 24 को लिखेंगे और इकाई दहाई सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 नीचे आ जाएगा। तो भिन्न में बदल गया, तो हम इसको भिन्न में लिख देंगे, ठीक है। तो भिन्न के रूप में लिखिए इसको पहले 96, ठीक है, बट्टे में 1000 भिन्न में, फिर पूरा का बट्टा, फिर 24 लिखेंगे आप। लिखने के बाद फिर इसका 100, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई 100% का हम यहाँ पे गुणा करेंगे इसके साथ। अब देखिए यहाँ भिन्न भिन्न में तो बदल नहीं है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सभी लोग इसी में कन्फ्यूज है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2, ठीक है, और डिवाइड 5/7 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको ऐसे कर लेंगे 3/2, और ये डिवाइड है ना, डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो 7 है ना, 7 7 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 5 है ना, 5 नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखिए 3/2 और ये बड़ा सा हम एक बट्टा लगा देंगे, ये भाग का चिन्ह है, और 5/7 देखिए ये भाग का चिन्ह को दर्शा रहा है, ये बड़ा वाला बट्टा, ठीक है। तो इसको अगर हम 3/2, ठीक, भागे 5/7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हो रहा है, जब ऐसे ही मल्टीप्लाई जैसे लगाएंगे ना, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सेम मैं वही काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 96/1000 है ना, तो 96/1000 करूँगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है। और जैसे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाऊंगा ना, तो ये 24/100 है ना, तो ये हो जाएगा 100/24। ये पहले से हमारा ये 100% का मल्टीप्लाई पहले से हमारे यहाँ पे है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से, इस 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूं, और 1 जीरो से ये भी 1 जीरो काट दूं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 12 दूना के 24, अब 12/8 96, और 2 एकम में 2, और 2 चौके 8, यानी ऊपर हमारा कितना बचा, देखिए ऊपर हमारा ये बच रहा है, ये हमारा ये बच रहा है 4, और क्या बच रहा है, ये 10 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रतिशत का चिन्ह बच रहा है, यही बच रहा है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4 × 10 ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह लगा है, ठीक है, लगा देंगे यहाँ पे 40%, ठीक है। ये आंसर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40% इसका आंसर आया। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम वही वही चीज करेंगे हम, ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सेम वैसे ही निकालेंगे। तो चलिए देखिए मैं ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें लिखना है तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के बारे में आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन की मात्रा हमें निकालनी है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालनी है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे O2 की प्रतिशतता, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालने के लिए पूरा यौगिक की मात्रा कितना है, 0.24 ग्राम, और हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो केवल ऑक्सीजन का लेंगे, 0.144 ग्राम है ना, 0.144 ग्राम है।
और प्रतिशत बनेगा 100% का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो सेम वही कंडीशन है इसमें, इसको भी हम किस में बदल देंगे, भिन्न में बदलेंगे पहले। तो भिन्न में बदलिए, देखिए 144 बटे इकाई, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, हजार लिख देंगे नीचे, और ये पूरा का बट्टा, फिर 24 बट्टा इकाई दहाई सैकड़ा, तो नीचे 100 लिख देंगे, और यहाँ पे 100% का मल्टीप्लाई, ये ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये, इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं 144 बटे 1000, गुणा का चिन्ह लगाएंगे ना, बताया था ना, जब गुणा का चिन्ह लगेगा तो ये वाली जो चीज़ें है ना ये आपस में ऊपर हो जाएंगी, ये 100 हो जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में 100% पहले से होता है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर ये 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे 12 दूना के 24, अब 12 ग्राम 144, ठीक है 144 होता है, फिर 2 छके 12, ये 6 बार में कट गया था, हमारा क्या बचा 6 गुणे 10%, यानी कि हमारा हो जाएगा 60%, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है 60% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकला है बताइए। निष्कर्ष ये निकला है ना, यहाँ पे अगर आपको निष्कर्ष लिखना हो, निष्कर्ष आपको क्या निकला है बताइए। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि दिए गए यौगिक के नमूने में बोरान कितना है, बोरान कितना है, बोरान है 40%, तथा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 60%, ये क्या है उपस्थित है, उपस्थित हैं, ठीक है समझ में आ गया। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 3.0 ग्राम कार्बन 8.0 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। तो यहाँ पे ये बोल ये रहा है, देखिए पहले मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, देखिए कह रहा है ना कि 3.0 ग्राम क्या है कार्बन है, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, ठीक, और क्या है 8.00 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, O2 है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जल रहे हैं, यानी कि इनको आपस में क्या हो रहा है जलाया जा रहा है मिक्स करके, ठीक है। जलाने के बाद क्या प्राप्त होता है 11 ग्राम, इतना ग्राम कार्बन तैयार होता है, ठीक है। इतना ग्राम क्या तैयार हो रहा है कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है CO2 बन रहा है। तो हमें बताना है, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, फिर दूसरा ये कर रहा है कि 3 पॉइंट इतना ग्राम कार्बन को इतना ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यानी फिर से बोल रहा है 3.00 ग्राम अगर हम कार्बन लेते हैं, ठीक, और 50 ग्राम क्या लेते हैं 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें हमें CO2 बताना है, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो आपको ये बताना है कि जो आपका आंसर आएगा ना वो रासायनिक संयोजन के किस नियम पे आधारित होगा। तो आपको ये बताना है। देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। देखिए हम कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है ना, यहाँ पे ये बोला गया है कि 3 ग्राम, एक मिनट इसको हटाता हूँ, 3 ग्राम, देखिए 3 पॉइंट इतना ग्राम कार्बन है और 8.00 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कार्बन की मात्रा पहली स्थिति में, देखिए कार्बन की मात्रा वही है, इस वाले स्थिति में देखिए कार्बन की मात्रा क्या है सेम वही है, लेकिन चेंज क्या है आप बताइए। चेंज है ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ पे O2 की मात्रा है ना, चेंज है ना। तो आप ये दिमाग लगाइए कि अगर हम इसकी मात्रा को ना हम मतलब बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, समझ में आ रहा है ऑक्सीजन की मात्रा को, लेकिन कार्बन की मात्रा को तो हम घटा बढ़ा नहीं रहे हैं,
समझ में आ रहा है? यानी कि जितना कार्बन पहले था जलने के बाद उतना कार्बन बाद में भी होगा, होगा कि नहीं? यानी अगर हम कार्बन, जैसे मान लीजिए कि हम क्वांटिटी किसका बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी ऑक्सीजन का बढ़ा रहे हैं, देखिए 50 ग्राम कर रहे हैं, लेकिन हम कार्बन की क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब कार्बन की क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें जो प्राप्त होगा, कितना ग्राम, जितना पहले कार्बन होगा ना उतना ही बाद में भी क्या होगा, प्राप्त होगा कार्बन। समझ में आ रहा है? यानी जितना पहले CO2 बनेगा सेम उतना ही पहले भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो निश्चित अनुपात का नियम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित अनुपात का ये नियम ये कहता है, जैसे जल बनता है ना H2O, यह एक निश्चित अनुपात में ही मिल करके बनते हैं। चाहे आप जल की मात्रा ज़्यादा, हाइड्रोजन की मात्रा आप चाहे कितना भी ज़्यादा कर दें, ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए हाइड्रोजन की मात्रा आप चाहे कितना भी ज़्यादा कर दें, ठीक है, वो अपने ही रेशियो में मिल करके क्या करेगा, वो H2O का निर्माण करता है जल, ठीक है। यानी उसका रेशियो निश्चित रहता है, यानी निश्चित अनुपात का नियम का पालन करता है, तभी हमारा H2O जल प्राप्त होता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला स्थिति क्या है, देखिए अलग कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला स्थिति क्या है, आप खुद बताइएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, पहला स्थिति क्या है, पहला स्थिति ये है कि क्या बोला गया था, पहला स्थिति में बोला गया था 3 ग्राम क्या, कार्बन, 3 ग्राम कार्बन और प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 3 ग्राम हम 8 ग्राम, या आप ये मत सोचने लगे कि यहाँ पे तो 3.00 ग्राम, क्या बोलते हैं, हाँ 3.0 ग्राम लिखा है, 8.00 ग्राम लिखा है, आप इसको 3 ग्राम लिख रहे हैं, आप इसको 8 ग्राम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3.0 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 3/इकाई यानी 100 हो जाएगा, ये ऊपर 30 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 8/इकाई 100 का, तो नीचे 100 लिखेंगे और 2 जीरो पहले से ही है, ये दोनों काट देंगे, बच जाएगा 8, तो सेम यही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हुआ, 8 3 11 ग्राम क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ये निश्चित अनुपात में ही अपना मिल करके बनाएंगे, ठीक है। इनका इसका अनुपात परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि दूसरी स्थिति क्या कर रहा है, दूसरी स्थिति ये बोल रहा है कि स्थिति, यहाँ पे लिख देता हूँ स्थिति 2, स्थिति 2 क्या बोल रहा है कि अगर 3 ग्राम आप कार्बन लेते हैं, 3 ग्राम कार्बन प्लस 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनेगा, तो ये निश्चित अनुपात का पालन करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो ये अपना निश्चित अनुपात नियम का पालन करेगा, ठीक है। ये एक निश्चित अनुपात में मिल करके उतना ही ग्राम क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, उतना ही ग्राम, यानी 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी जब ये जलेगा तो कितना ग्राम कार्बन का निर्माण करेगा, 11 ग्राम CO2 का निर्माण करेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन में लिख लीजिए आप, यहाँ पे रीजन में हम रीजन भी लिखवा देता हूँ, रीजन, ठीक है, रीजन यानी कारण, ठीक है। तो रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, रीजन में ये लिख सकते हैं, यह स्थिर अनुपात नियम पर आधारित है, क्या लिखेंगे, यह स्थिर अनुपात अनुपात का नियम पर क्या है, आधारित है, आधारित आधारित है, ठीक है। यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। यानी जब ये यौगिक बन रहा है ना हमारा CO2, यौगिक जब बन रहा है तो इसमें जो तत्व का जो रेशियो है, तत्व का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, तो तत्व का हमारा जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, यानी कि निश्चित होता है, निश्चित। समझ में आया? तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में। अब देखिए आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। ठीक है, आप इसको इसको आपको बताना है और उदाहरण हमको देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सोचिए, मैं थ्योरी में सारा बता चुका हूँ बहुपरमाणुक क्या होता है, यानी बहुपरमाणुक आयन क्या होता है। तो देखिए, इसका डिफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ और आप लिख लीजिए, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल इसका समझा दूंगा। लिखिए, देखिए, ऐसे आयन जो एक से अधिक परमाणुओं के समूह से मिलकर बने होते हैं, यानी जो आयन होते हैं ना, आयन, ये जो आयन होंगे ना, एक से अधिक, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर, परमाणुओं परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे आयन जो एक से अधिक परमाणुओं के समूह से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, परमाणुओं के यहाँ पे लिखते हैं के समूह से, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आयन जो एक से अधिक परमाणुओं के समूह से मिलकर बने होते हैं और जिन पर कोई निश्चित आवेश होता है, यानी जिन पर कोई निश्चित क्या होता है, चार्ज होता है, उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे लिखिए एक लाइन, ये परमाणुओं का एक ग्रुप होता है। कैसा होता है, ये परमाणुओं का एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो सिंगल आयन की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिखिए, एग्जाम्पल में देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, SO4, ठीक है, यानी सल्फेट आयन। SO4 ऐसे दो का मतलब माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है इसका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारा सल्फेट आयन का एक एग्जाम्पल है, सल्फेट आयन। हमारा एक एग्जाम्पल हो गया सल्फेट आयन का, और दूसरा क्या हो गया, फास्फेट आयन, यानी PO4। इस पे क्या है, ऋणात्मक आवेश, 3 का ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फास्फेट आयन। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आयन फास्फेट आयन। और हाइड्रा ऑक्साइड आयन, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हाइड्रा ऑक्साइड आयन, यानी OH पे एक आयन होता है। ठीक है, ऋण आयन, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या है, इसका नाम है हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन भी बोल दिया हूँ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी इनके आपको क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको बताया था मैं कैसे लिखते हैं, जैसे आयन वाले चीज रहेंगे ना, आयन वाले, तो उनको मैं कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके वहाँ पे थ्योरी में बता रहा था। सेम वैसे ही काम इसको भी करना है। देखिए यहाँ पे मैं इसका बनाता हूँ पहले, देखिए इसका मैं सूत्र लिखता हूँ। देखिए तत्व, एलिमेंट्स क्या दिया गया है, पहले यहाँ पे मैग्नीशियम दिया गया है और क्लोराइड दिएगा ना। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है ना, ये होता है। आयन देखिए, इसकी वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी, यानी आयन आयन पहले चेक करेंगे। तो देखिए आपको याद रहना चाहिए परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितना होता है, मान लीजिए मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसको तोड़िए, 2, 8 ऐसा होता है ना, पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड का देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 होता है ना इसका। अब देख लीजिएगा आप, थोड़ा मैं ज़्यादा दिन का इसको मतलब याद नहीं है, थोड़ा भूल गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए 17 है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2, 8, 10 और 7, 17, यानी इसमें इसको एक चाहिए। एक जब चाहिए इसको 8 बनाने के लिए इसको कितना चाहिए, इसको 8 बनाने के लिए एक चाहिए, यानी Cl को
8 बनाने के लिए, इस खाने को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये जब एक किसी से लेगा ना, एक जब आयन किसी से लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इस पे 1 का माइनस चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 का माइनस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दो दो एक्स्ट्रा इसके बच रहे, तो ये 2 किसी को दे देगा, क्योंकि इसको 8 बनाने के लिए 8 लेना पड़ेगा, इसको 6 लेना पड़ेगा, तो 6 ना लेकर के 2 किसी को दे देगा। जैसे ये 2 देगा ना, तो Mg पे कितना बन जाएगा, +2 का चार्ज बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यही इसकी संयोजकता है। ठीक है, तो इस संयोजकता पहले इसको पता कर लेंगे। देखिए मैं फार्मूला बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ संयोजकता पता हो गया, यानी कि हमारा मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम की संयोजकता बताइए, प्लस का 2 होगा, इसकी 1 होगा, माइनस का 1 होगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे मैं लिख करके यहाँ पे बताता हूँ। तो ये हमारी वैलेंसी हो गई इन दोनों की, यानी संयोजकता। यहाँ पे लिख दें वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी लिख देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे Mg और Cl, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कितनी हुई, इसकी देखिए Mg के सामने +2 रखेंगे और Cl के सामने -1 रखेंगे। अब इसे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बताया था ना, इसे तिरछा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए Mg बनेगा यहाँ पे, Mg, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो Cl2 बनेगा, ये 2 इसमें आ जाएगा, तो MgCl2। तो हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या तैयार हुआ, हमारा फार्मूला तैयार हुआ MgCl2, ठीक है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का हम यहाँ पे फार्मूला लिख दिए। तो सेम ऐसे ही करना है। सेम बी नंबर वाला करते हैं। देखिए बी नंबर में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के देखिए कैल्शियम का Ca होता है, ठीक है, प्रतीक क्या होता है, Ca होता है, और क्लोराइड का Cl होता है ना। अब कैल्शियम का देखिए, इसकी आवेश कितना होता है, यानी संयोजकता 2 होती है, इसकी कितनी होती है, 1 होती है, यानी -1 लिख देंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा Ca हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड का ये सूत्र बन गया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, चलिए और क्या है, और हमारा सी में कापर नाइट्रेट है ना। हमारा सी नंबर में देखिए, यहाँ पे सी नंबर में कापर नाइट्रेट। तो कापर नाइट्रेट को बनाते हैं, यहाँ पे देखिए कापर नाइट्रेट को बनाता हूँ मैं। सी नंबर में देखिए कापर नाइट्रेट, तो कापर का बताइए, कापर का जो होता है प्रतीक Cu होता है, ठीक, कापर का Cu होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है। तो इसकी संयोजकता लिखिए, इसकी संयोजकता +2 होती है, इसकी -1। बताया था ना कैसे होता है, परमाणु क्रमांक याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो इसका करेंगे CuNO। अब यहाँ पे देखिए बहुपरमाणु को दर्शा रहा है ना, तो बहुपरमाणु यहाँ पहले से 3 है, तो 3 लिख करके इसको ब्रैकेट में करके ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमारा ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक, समझ आ गया, यानी कॉपर नाइट्रेट का हमें सूत्र मिल गया। ठीक है, अब डी नंबर में देखिए लास्ट है ना, नहीं ई भी बचा है। डी नंबर में देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, तो एल्युमिनियम का प्रतीक बताइए, Al होता है, और क्लोराइड का Cl होता है ना। इसका क्या होता है, समझिएगा 3 होती है, और इसका -1 होती है, तो इसको भी करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए तो Al हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl3 हो जाएगा, यानी इसका सूत्र हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का हमें सूत्र यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब लास्ट हमारा बचा है ई नंबर। देखिए ई नंबर सॉल्व करते हैं। ई नंबर में क्या दिया है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो ई नंबर में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, ठीक है, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। यहाँ पे +2 होता है इसका आवेश, और इसका -2 ऋण आवेश होता है, ये धन आवेश है। अब यहाँ बताइए ये भी, ये बहुपरमाणु है ना। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, Ca2 हो जाएगा, Ca2 होगा, क्या होगा बताइए, सही कर रहा हूँ, Ca2 होगा कि क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे Ca2, और यहाँ पे देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये आवेश एक प्लस का है, एक माइनस का है, समान समान क्या है इसमें, आवेश है ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केवल CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे सारे अलग अलग थे, यहाँ पे 3 था, -1 था,
ठीक है, यहाँ पे +2 था, -1 था, ठीक है, अलग अलग चार्ज थे, है ना। अब यहाँ पे भी अलग अलग चार्ज है लेकिन ये समान है, ठीक है। प्लस का 2 है, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे क्या जानेंगे, यहाँ पे अगर बनाना है आपको किसी भी रासायनिक सूत्र अगर आपको लिखना है तो धनायन और ऋणायन की संयोजकता याद होनी चाहिए। यानी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, धनायन की और ऋणायन की क्या होनी चाहिए, संयोजकता याद होनी चाहिए। जब आपको संयोजकता याद रहेगी ना तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। यानी कि आपको इस तत्व का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना को, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन। अब इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन। और रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, इसका रासायनिक सूत्र होता है CA, ठीक है, और OH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे आप, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। पहले कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ये है कि इसमें क्या निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखना है हमको इसमें, ठीक है। तो इसका पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखने के बाद हम तत्व यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तत्व देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसमें 3 तत्व दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला ये हमारा, देखिए यहाँ पे अलग कलर कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे 3 तत्व आपको दिखाई देंगे। देखिए कौन कौन से, पहला ये CA, फिर O ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। दिखाई दे रहा है 1 2 3, यानी CA यानी आपको कैल्शियम इसमें दिख रहा है। ऐसे ही नाम लिखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे कैल्शियम लिख देना है और ऐसे लिख देना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिखना है। और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन, यानी इसमें 3 है, 1 2 3, 3 दिख रहा है। तो आपको ये सब लिखने हैं, ऐसे ही नाम सभी के लिखना है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आप सूत्र लिखिए, तो आप मैं सूत्र देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, तो आपको सूत्र अगर याद नहीं है एग्जाम में तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मतलब देखिए, हाइड्रोजन यानी आप लिख सकते हैं कौन कौन से तत्व हैं, इसका नाम लिखेंगे, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, दूसरा क्या है इसमें, ब्रोमीन है, ब्रोमीन। जैसे मान लीजिए आपको सूत्र याद नहीं है तो आप ऐसे लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। C नंबर में देखिए बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए, तो इसका सूत्र है NaHCO3। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसमें क्या है देखिए Na है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसको भी। देखिए यहाँ पे Na है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्या है CO है, यानी कि क्या है, कार्बन है। आप देखिए कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। लिख लीजिएगा, एक पॉइंट डाल के, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है इसमें। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आप लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब D नंबर देखिए पोटेशियम सल्फेट है, यानी इसका सूत्र होता है K2SO4, K2SO4। तो इसका एलिमेंट अगर आपको लिखना है, एलिमेंट, तो एलिमेंट आप लिख लीजिएगा इसका, इसमें ऐसे भी लिखना है, 1 2 3 चीज़ें हैं इसमें। देखिए K है यानी पोटेशियम है, दूसरा क्या है S, S यानी कि सल्फर, क्या है पोटेशियम, यहाँ पे लिख देंगे। 1 मिनट, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पोटेशियम, ठीक है, O है, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। फिर यहाँ पर O2 लिख दिया, ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाम लिखना है आपको, O2 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक। और उसके बाद क्या है सल्फर, सल्फर। ये 3 चीज़ आपको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर के बाद लास्ट क्वेश्चन है ये ना, 6 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए मोलर द्रव्यमान आपको याद होगा, मैं सॉल्व कराया था ऊपर, थ्योरी जब पढ़ा रहा था, तो आपको वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। देखिए मैं एक सॉल्व करता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, मैं सारा करा दूंगा। देखिए C2H2 है, ठीक है, एथाइन, समझ आ रहा है, यानी ये एथाइन का सूत्र है, C2H2।
आप इसको ज्ञात करना कैसे है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसका लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन, यानी सी दिखाई दे रहा है, सी का हम कार्बन का लिखेंगे 12 होता है, ठीक है 12। और हाइड्रोजन का लिखेंगे आप 1, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी परमाणु क्रमांक 6 हो गया। इसका डबल कर दीजिए तो लगभग आ जाएगा 6 गुना के 12, यानी 12 इसका कार्बन क्या हो गया? कार्बन का हो गया, यानी परमाणु द्रव्यमान हो गया। इसको यू लिख देते हैं, इसका यूनिट, ठीक है यू लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको गणना करेंगे, गणना, ठीक है, अब यहाँ पे गणना करिए इसका। तो गणना कैसे करेंगे बताइए? देखिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है, 12 लिख देंगे, गुण है इस पे देखिए 2 है ना, 2 यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान है? 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, H2 है ना, ये जो 2 लगा हुआ है 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 12 गुना के 24 और प्लस 2 एकम में 2, यानी कितना हो जाएगा? 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्राम प्रति मोल में, ठीक है, ग्राम प्रति मोल में, MOL लिखा हूँ, ठीक है, ग्राम प्रति मोल में क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे? सल्फर अणु का निकालेंगे, एकदम सिंपल है। सल्फर अणु का देखिए S8 दिया है, तो S का क्या है? सल्फर का क्या है? 32U। कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान इसका 32U हुआ, तो सिंपल है, इसका गणना कर दीजिए, गणना। तो आपको गणना करना है, तो देखिए यहाँ पे सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, गुणे, और 8 है ना, 8, तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आगे तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा इसका 8 गुना 16, 8 3 के 24, 1 25, यानी 256 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी पे बताऊंगा, तो आप इसको वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगला हम करते हैं। क्या बचा है? CDE बचा है, 3 बचा है ना। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या बचा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बचा है C नंबर में क्या है? देखिए फास्फोरस अणु का लिखना है ना, फास्फोरस अणु यानी P4 C नंबर में लिखना है। तो फास्फोरस का क्या होता है? फास्फोरस का क्या होता है बताइए? P बराबर 31U होता है, ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान। हमें परमाणु परमाणु संख्या इसका कितना दिया है? परमाणु संख्या फास्फोरस का P4 है ना, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दे दिया है, 31 दिया है, और P4 दिया है, परमाणु संख्या 4 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या 4 देता है। आप गणना करिए, गणना, ठीक है, आप गणना करेंगे यहाँ पे, तो ये एक P4 है ना, तो P यानी P का कितना है? 31 है, परमाणु द्रव्यमान गुणे यहाँ पे 4 कर दीजिए आप, 4 एकम में 4, 4 3 12, 124, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेम वैसे ही HCl में देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी D नंबर में देखिए दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बताइए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आप बताइए कितना होगा? 1U होता है, ठीक है। अब क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5U, ठीक है, इसके लगभग हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, आप लगभग भी इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पे गणना कर दीजिए। तो गणना कैसे करेंगे आप बताइए? गणना करेंगे हम इसको देख करके, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है, कहीं 2 तो नहीं लगा है, 2 लगा रहता तो मल्टीप्लाई कर देते, प्लस लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए Cl यानी इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि क्लोरीन का कितना है? 35.5U है, ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए तो 36.5 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही हम क्या किसका निकाल देंगे? नाइट्रिक अम्ल का, ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला बहुत सिंपल है। लास्ट वाला कैसे निकालेंगे देखिए,
सारा ही सिंपल है, बस आपको याद होना चाहिए। देखिए ई नंबर का हम निकाल रहे हैं, लास्ट वाला नाइट्रोजन HNO3। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, ठीक है, 14। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है, 14U। और इसका बताइए ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, 16। अब इसको कैलकुलेशन करना है, गणना करना है, ठीक है, गणना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गणना। आपको गणना करना है, तो गणना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है, 1 लिखेंगे, प्लस एन का, यानी नाइट्रोजन कितना है, 14 है, 14 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16, गुण है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो 3 यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे परमाणु संख्या से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, और प्लस 16 16 कितना होता है, 48 होता है। तो इसको 14 एक 15, इसको जोड़ दीजिए। तो ये आप पूरा अगर ऐड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 63 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ग्राम प्रति मोल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया हूँ एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।